नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो जान सकते हो। अगर आप बने बनाए पीडीएफ नोट्स जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आप खुद से वीडियो से बना भी सकते हो ताकि आपके पैसे फीस भी बच जाए और आपको याद भी हो जाए और आसानी से बन भी जाए। ठीक है, अगर आपके पास में समय नहीं होता और आप ये नोट्स बने बनाए लेना चाहते हो तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं जो इंटरव्यू का पैनल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्या आप लोगों को पढ़ना होता है और क्या आप लोगों को क्विट करना होता है, छोड़ना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द पेरिजन प्रोग्रामिंग? पेरिजन प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप एक्सट्रूजन से रिलेटेड कोई जो इंटरव्यू है वो आप देना चाहते हो एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप लोगों से पेरिजन प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है 10 मोल्डिंग डिफेक्ट एंड देयर रीजंस। ठीक है, उनके क्या होते हैं, जो मोल्डिंग डिफेक्ट होते हैं वो 10 के बारे में बताना है। हालांकि 10 नहीं पूछे जाते हैं, बीच में से आप लोगों से कोई भी मोल्डिंग डिफेक्ट पूछ लिया जाता है और उसकी रेमेडीज आप लोगों से पूछ ली जा सकती है। 10 के 10 नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि कौन सा आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को 10 तो कम से कम इंपॉर्टेंट पता होने जरूरी है। सबसे पहले हमारा आता है शॉर्ट मोल्डिंग, यानी कि जो मटेरियल होता है जब मोल्ड के अंदर कम मात्रा में जाता है या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो मोल्डिंग पार्ट में एक डिफेक्ट आता है जिसे आप शॉर्ट मोल्डिंग बोलते हो। अगर मटेरियल की मेल्ट मटेरियल की क्वांटिटी मोल्ड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसे आप फ्लैश बोलते हो। वो अतिरिक्त मटेरियल आप लोगों को पार्ट के अंदर दिखाई देता है। जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर मार्क, एक सिल्वर कलर के कुछ धब्बे आप लोगों को स्टिक्स दिखाई देती हैं पार्ट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं सिल्वर मार्क बोलते हैं। सिंक मार्क यानी कि पार्ट के अंदर जो है कहीं कहीं पर गड्ढे आना, उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप सिंक मार्क बोलते हो। बर्न मार्क, बर्न मार्क का मतलब होता है कि जब आप लोगों के पार्ट में जले हुए का निशान आ जाता है तो आप उसे बर्न मार्क बोलते हो। इसके कारण बहुत सारे आप लोगों को बताए जाते हैं, आप लोग पढ़ते भी हो बुक में, लेकिन इसका जो मेन कारण होता है वो होता है वेंटिंग ब्लॉक होना। वेंटिंग ब्लॉक होना, अगर मोल्ड की वेंटिंग ब्लॉक होगी तो उसके अंदर जो एयर है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएगी। तो आप जानते हो कि गर्म पानी इतना नहीं जलाता है जितना भाप जलाती है। ठीक है, जो वेपर होती है वो ज़्यादा जलाती है। तो जो गर्म एयर होती है जो मोल्ड से रिलीज नहीं हो पाती है, जब वो मटेरियल के संपर्क में आती है तो उतने ही एरिया को जला देती है और उसी से आप लोगों का बर्न मार्क बनता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मटेरियल जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है इसकी वजह से बर्न मार्क आता है, ऐसा नहीं होता है। बर्न मार्क, मार्क का मतलब किसी एक जगह पर या दो जगह पर हल्के मतलब निशान बन जाना, लेकिन जब मटेरियल जलेगा तो पूरा ही कलर चेंज होगा उसका। तो मटेरियल जलने से या टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका जो लेना देना होता है वो वेंटिंग से होता है। सिंकेज की जब हम बात करते हैं तो पार्ट का पूरी तरीके से सिकुड़ जाना। जब हम सिंक मार्क में देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि पार्ट में कहीं कहीं पर गड्ढे आते हैं। मैक्सिमम गड्ढे वहां पर आते हैं जहां पर इंसर्ट होता है। पार्ट में आप देखोगे पार्ट की जो डायमेंशन होती है उसमें कई जगह इंसर्टिंग होती है, तो वहां पर अक्सर देखे जाते हैं जो ये सिंक मार्क आते हैं। जब मैं सिंकेज की बात करता हूं तो सिंकेज जो होता है वो पूरे पार्ट में ही सिकुड़न आती है और ये जो आती है इम्प्रॉपर कूलिंग की वजह से आती है। अगर आप लोगों का कूलिंग टाइम जो कूलिंग प्रॉपर नहीं दी होगी तब आप लोगों के पार्ट में सिंकेज की प्रॉब्लम आती है। ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट का जो कारण होता है वो जो कंटामिनेशन मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाते हैं अलग से, जब वो जलते हैं उसी टेम्परेचर पर वो जलने लगते हैं जिस टेम्परेचर पर मटेरियल प्रोसेस होता है, तो वो जल जाते हैं और मटेरियल के अंदर ब्लैक स्पॉट बनाते हैं, पार्ट के अंदर वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा कारण होता है डस्ट। अगर आप लोगों के मटेरियल में डस्ट है तो आप जानते हो कि जो मटेरियल आप लोगों का प्रोसेसिंग टेम्परेचर पर प्रोसेस होगा, फ्लो होगा, वहां पर ये जो डस्ट है वो जल जाएगी और ब्लैक स्पॉट बनाएगी। बबल की जब हम बात करते हैं तो जब आप लोगों की एयर स्टिक हो जाती है मटेरियल के अंदर तो वो आप लोगों का बबल बनाता है।
और वहीं से पार्ट कमजोर हो जाता है। वेल्डिंग लाइन की हम बात करते हैं, जब मटेरियल पार्ट के अंदर भरता है, जब मटेरियल पार्ट के अंदर भरता है, इस रास्ते से भरता है तो मटेरियल ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है और ऐसे भी जाता है। तो जब एंड पॉइंट आता है तो मटेरियल, जब इधर वाला मटेरियल यहाँ पर आकर मिलता है, ये वाला मटेरियल यहाँ पर आकर मिलता है, तो जहाँ पर पूरे पार्ट का मटेरियल आपस में आकर मैच करता है तो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है दोनों के, और ये आपस में इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में उतने मिक्स अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस इनमें आ चुका है, और वहीं पर आप लोगों को एक लाइन दिखाई देगी जिसे आप वेल्ड लाइन बोलते हो। क्रैकिंग आप जानते हो, पार्ट में अगर क्रैक आ जाता है, कई बार ये जो है ब्रिटल जो मटेरियल होता है, जैसे डी ग्रेड मटेरियल हो गया तो डी ग्रेड हो जाएगा तो ब्रिटलनेस जो है पार्ट की वो बढ़ जाती है और पार्ट टूटने लगता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है। फोर्थ में आप देखते हो कि एक्सप्लेन पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कि पीएलसी का काम क्या होता है। तो इसमें आप लोग नाम में देखोगे पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। इसमें क्या प्रोग्राम किए जाते हैं और लॉजिक से किए जाते हैं। अब इस लॉजिक का मतलब समझिए, लॉजिक का मतलब क्या है। जब तक आप लोगों का मोल्ड बंद नहीं होगा तो इंजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मोल्ड बंद नहीं होगा और क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो इंजेक्शन नहीं होगा। यानी कि एक लॉजिक इसमें सेट किया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरी चीज का, अगले स्टेप का, नेक्स्ट स्टेप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मोल्ड पे क्लैंपिंग फोर्स नहीं लगेगा तो इंजेक्शन नहीं होगा, इंजेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद में होल्डिंग नहीं होगा क्योंकि उसके बाद का स्टेप है। तो एक दूसरे का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं लॉजिकली इसमें प्रोग्राम चीजें की हुई हैं। कंट्रोलर ये क्या होता है, एक पूरी मशीन का कंट्रोलर होता है जो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, दोनों को ही ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। किसी भी मशीन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैकेनिकल पार्ट होता है, एक आप लोगों का इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, और दोनों को ही कंट्रोल करने का काम ये पीएलसी करती है। हाउ टू स्टार्टअप एंड शट डाउन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं कि मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का आप स्टार्टअप कैसे करोगे और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का शट डाउन कैसे करोगे। स्टार्टअप वीडियो इन टेक्निकल फादर प्लेलिस्ट, जो टेक्निकल फादर चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप लोगों को ये वीडियो दोनों मिल जाएंगे, स्टार्टअप की भी और शट डाउन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन शेयर ए वीडियो अबाउट फ्लो मार्क सिल्वर प्रॉब्लम। ये आप लोगों का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ था कि सर एक फ्लो मार्क और सिल्वर प्रॉब्लम की वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। तो ये ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, आप फ्लो मार्क या सिल्वर मार्क के नाम से वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल सर्च करना है जाकर, और उसके बाद में आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को सीक्वेंस में सारे लेक्चर मिल जाते हैं। वीडियो एंड टेक्निकल फादर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। व्हाट इज द क्रॉस हेड, ये क्लैंपिंग यूनिट का, जो क्लैंपिंग यूनिट होती है उसमें जो आप लोगों का टॉगल सिस्टम होता है उसमें एक क्रॉस हेड आप लोगों को देखने को मिलता है। टाइप ऑफ ब्लो मोल्डिंग मशीन, 3 तरह की ब्लो मोल्डिंग मशीनें होती हैं। सबसे पहले इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग होती है जिसे हम आईबीएम बोलते हैं, दूसरे नंबर की एबीएम होती है यानी कि एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, और तीसरे नंबर की होती है स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग यानी कि एसबीएम। तो आईबीएम, ईबीएम और एसबीएम 3 तरह की जो प्रोसेस होता है ब्लो मोल्डिंग के अंदर, वो हम 3 तरह का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग और स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना होता है। देखो पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितने से कितने तक टेम्परेचर का हम यूज कर सकते हैं या मटेरियल को प्रोसेस किया जा सकता है। तो 150 से लेकर 350 तक हम इंजेक्शन मोल्डिंग में जो प्रोसेस है वो इस टेम्परेचर पर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और इससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे कम पर अगर करोगे तो मटेरियल आप लोगों का फ्लो ही नहीं करेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो मटेरियल आप लोगों का डिग्रेड हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए इसकी जो रेंज है वो ये ही मानी गई है। पीएलसी सेटिंग बताओ। देखिए पीएलसी सेटिंग के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि बच्चे बोलते हैं कि सर पीएलसी सेटिंग बताओ। देखो पीएलसी क्या कर रही है, पीएलसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि किस मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होती है उसका वर्क क्या होता है, जब तक आप लोगों को वर्क नहीं पता होगा तो पीएलसी सीखने का कोई मतलब नहीं है, ना आप सीख पाओगे। जैसे ही आप मशीन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हो और मशीन में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनके जो फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन के क्या इफेक्ट हमारे पार्ट पर पड़ते हैं,
जब तक आप लोगों को वो चीज़ नहीं पता चल जाती है तो पीएलसी आप सीख भी नहीं पाओगे। और जैसे ही आप लोगों को सारे पार्ट्स, उनके फंक्शन, उनके इफेक्ट के बारे में नॉलेज हो गई, आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर पीएलसी सीखने की जरूरत नहीं है। पीएलसी आप लोगों को एक दिन में अपने आप आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैंने बोला कि मैंने आप लोगों को पीएलसी सिखा दी कि यहाँ पर बैक प्रेशर है, यहाँ पर बैक प्रेशर सेट करना है, यहाँ पर आरपीएम सेट करनी है, ठीक है, यहाँ पर सक बैक सेट करना है। मैंने सारी चीजें आप लोगों को सेट करनी बता दी। अब आप लोगों के पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को यही नहीं पता है कि बैक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा। तो पीएलसी सीख के फायदा क्या हुआ भाई? फायदा तो तब होगा ना जब आप लोगों को ये पता होगा कि बैक प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, बैक प्रेशर घटाने से क्या होता है। आरपीएम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आरपीएम घटा दोगे तो क्या होगा, सक बैक क्यों लगा रहे हैं। जब तक आप लोगों को पार्ट के फंक्शन की जानकारी नहीं होगी, उसके पैरामीटर की जानकारी नहीं होगी, तो पीएलसी क्या कर रही है, पीएलसी में तो चीजें बस चेंज ही तो कर रहे हो आप भाई। पीएलसी के अंदर तो आप चेंज कर रहे हो कंट्रोल करने के लिए। इसे सीखने की उतनी जरूरत नहीं है जब तक आप लोगों को मशीन के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से नहीं हो जाती है। टाई बार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन था। ये 4 टाई बार होती हैं, और जब 4 टाई बार की हम बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। और ये सिल्वर कलर की मोटी मोटी रोडें होती हैं, सिल्वर कलर की मोटी मोटी 4 रोड होती हैं। मोल्ड क्लैंपिंग क्या होता है, ठीक है, क्लैम्प टू मोल्ड, जो मोल्ड की क्लैंपिंग होती है वो मोल्ड पर 2 तरीके का काम करती है। सबसे पहले वो टनज लगाने का काम करती है, क्लैंपिंग फोर्स लगाने का काम करती है, और दूसरे नंबर पर मोल्ड को ओपन क्लोज करने का काम भी क्लैंपिंग यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रोसेस बताओ। तो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इंजेक्शन स्पीड, बैक प्रेशर के बारे में बताओ। देखिए इंजेक्शन स्पीड क्या है, जिस स्पीड से 2 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि जिस स्पीड से इंजेक्शन के दौरान मटेरियल मोल्ड के अंदर भरता है उसे आप इंजेक्शन स्पीड बोलते हो। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्क्रू जितने mm पर सेकंड के हिसाब से स्पीड से इंजेक्शन के दौरान गति करता है, आप उसे भी क्या बोल सकते हो, इंजेक्शन स्पीड बोल सकते हो। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इंजेक्शन स्पीड स्क्रू की स्पीड को ही माना जाता है कि इंजेक्शन के दौरान स्क्रू कितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंजेक्शन कर रहा है। बैक प्रेशर की हम बात करते हैं तो रिफिलिंग के दौरान बैक प्रेशर का यूज किया जाता है, और ये हाइड्रोलिक जो सिलेंडर होता है उसके द्वारा पीछे की तरफ से मोल्ड के ऊपर आप लोगों के स्क्रू के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि स्क्रू जल्दी से पीछे की तरफ ना भागे और बीच में मटेरियल के गैप ना बन जाए। गैप बन जाएगा तो आप लोगों का मटेरियल प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, और आप लोगों के पार्ट की जो क्वालिटी होगी कि वो भी आप लोगों को अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरा कारण जो होगा, आप लोगों का शॉर्ट मोल्डिंग आने के भी चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। नंबर 16, मशीन में रैम सिस्टम क्या होता है। देखिए जैसे आप क्लैंपिंग यूनिट की बात करते हो तो 3 तरह की क्लैंपिंग यूनिट का सिस्टम हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का होता है रैम टाइप सिस्टम, दूसरा होता है आप लोगों का टॉगल टाइप सिस्टम, और तीसरा होता है हाइड्रो मैकेनिकल टाइप सिस्टम। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसे ही आप रैम टाइप सिस्टम बोलते हो। बस इसमें हाइड्रोलिक जो पिस्टन होता है उसे पिस्टन नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पिलर टाइप की जो रैम होती है बहुत बड़ा होता है, उसलिए उसे आप क्या बोल देते हो, रैम टाइप सिस्टम बोल देते हो। इसके बाद में आता है फीड सिस्टम किसे बोलते हैं। देखो फीड सिस्टम क्या है, पार्ट जब आप लोगों का पार्ट में मटेरियल जाएगा तो नोजल से निकलकर किसी ना किसी रास्ते से तो जाएगा ना, वो किसी ना किसी रास्ते से तो जाएगा, और जिस रास्ते से वो निकल कर जाता है उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, फीड सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे ही हम मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, स्क्रू के अंदर जाता है, दूसरे नंबर पर वो रनर के अंदर जाता है, और तीसरे नंबर पर वो गेट से एंट्री करता है। तो कितनी चीजें होगी, 3 हो गई, स्क्रू, रनर और गेट, और इन तीनों को ही मिलाकर बोला जाता है फीड सिस्टम, स्क्रू, रनर और गेट। मोल्ड कितने टाइप के होते हैं। देखिए मोल्ड 5 तरह के हम देखते हैं किताबों में जो हमें मिलते हैं, वो 5 तरह के मोल्ड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है 2 प्लेट मोल्ड, फिर होता है 3 प्लेट मोल्ड, और तीसरा होता है आप लोगों का हॉट रनर मोल्ड, फिर होता है स्प्लिट मोल्ड, और एक होता है स्टक मोल्ड। ठीक है, स्टक मोल्ड। तो 5 तरह के मोल्ड आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देख लेते हैं, लोकेटिंग रिंग का क्या 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 होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक रिंग टाइप की, एक छल्ला टाइप का एक रिंग होती है, और ये जो हमारी फिक्स प्लेट होती है, क्या होती है, फिक्स प्लेट होती है। कहाँ पर होती है,
जो आप लोगों की मशीन होती है, इंजेक्शन यूनिट वाला पार्ट होता है, यहाँ पर इन दोनों को अलग करने का जो काम करती है इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट को, यहाँ पर ये फिक्स प्लेट आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसे आप कहाँ लगाते हो, उसे मोल्ड पर लगाते हो, और जैसे ही मोल्ड आप यहाँ पर लोड करोगे तो ये जो इंजेक्शन यूनिट है, ये जो आप लोगों की लोकेटिंग रिंग है, इसमें फंस जाएगी। तो आप लोगों का सेंटर जो है वो अच्छी तरीके से या आसानी से मैच हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो इंजेक्शन यूनिट का जो यूज होता है वो नोजल का जो अलाइनमेंट होता है मोल्ड के साथ में, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। इंजेक्शन पोजीशन एंड शॉर्ट साइज और मशीन टनज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंजेक्शन पोजीशन, देखो इंजेक्शन पोजीशन क्या है, पोजीशन कब बनती है, हमें ए टारगेट से बी टारगेट पर जाना है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहाँ से हमने ए की स्पीड, हम किससे गए, 40 mm पर सेकेंड, 40 mm पर सेकंड की स्पीड से गए। तो हमारी सिर्फ दो पोजीशन बनेगी, एक जहाँ से हम चले, एक जहाँ पर हम पहुँच गए। लेकिन अगर हमने रास्ते में क्या कर दिया, यहाँ तक तो हम गए किसकी, 40 की स्पीड से, उसके बाद में हमने 30 की स्पीड कर दी। तो जहाँ जहाँ पर हमारी स्पीड चेंज होती चली जाएगी, वहाँ वहाँ पर एक पोजीशन बनती चली जाएंगी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, जहाँ जहाँ भी स्पीड में वेरिएशन आता है वहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, पोजीशन, इंजेक्शन की पोजीशन बनती चली जाती हैं। तो यही बोलते हैं कि स्क्रू जिन पोजीशन में इस इंजेक्शन कराता है वही इंजेक्शन पोजीशन होती है। शॉर्ट साइज की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट का क्या होता है, साइज होता है कि कितना बड़ा हमें जो साइज लेना है, क्योंकि मोल्ड के अंदर हमें कितना मटेरियल चाहिए, शॉर्ट वेट हमें कितना चाहिए। तो स्क्रू जितने घूमता हुआ पीछे जाता है उतने को ही हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट साइज बोल देते हैं। एंड पोजीशन, स्क्रू की एंड पोजीशन अलग होती है, याद रखना, शॉर्ट साइज अलग होता है और सक बैक अलग होता है। और इन तीनों का आपस में कोई ना कोई लिंक होता है। जैसे स्क्रू की एंड पॉइंट, शॉर्ट साइज निकालते हो, स्क्रू का मशीन का सब शॉर्ट साइज निकालोगे तो कैसा निकालोगे, स्क्रू की एंड पोजीशन में से जब हम सक बैक घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, शॉर्ट साइज मशीन का मिल जाता है। टनज कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो टनज के लिए प्रोजेक्टेड एरिया निकालना होता है पार्ट का, उसके बाद में मटेरियल के अकॉर्डिंग एक क्लैम फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके आप लोगों का जो टनज है वो निकाला जाता है। और इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका लेक्चर। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला होता है, वहां पर जाकर आप हमसे पूछ भी सकते हो। और डिटेल में अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग का कंप्लीट कोर्स करके नॉलेज गेन करना चाहते हो, एक अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हो जो आप लोगों को कॉलेज में भी नहीं मिली है, तो आप लोगों को हमें क्या करना होगा, इस पर मैसेज करना होगा। ऑनलाइन कोर्स की जानकारी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी और आप हमें आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। एक और इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक और चैनल है, उसमें हमने स्टार्टिंग से चीज़ों को बताया है और स्टार्टिंग से हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेकर चल रहे हैं। अभी वहाँ पर पॉलीमर साइंस के लेक्चर चल रहे हैं, रॉ मटेरियल के लेक्चर चल रहे हैं। उसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग सेंटर। अगर आप इसे YouTube पर सर्च करेंगे, सेंटर किसके नाम से करोगे, इंजेक्शन मोल्डिंग सेंटर बाय दीपक चौहान, तो आप लोगों को वो चैनल मिल जाएगा। इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से भी जाकर खोल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।